होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग अल्फा एंड बीटा मेल्स के बारे में देखेंगे। अल्फा एंड बीटा मेल्स का वर्ड का जो यूज है बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अल्फा एंड बीटा वर्ड्स का यूज कब से किया जा रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और किसके लिए ये यूज किया जाता है। अल्फा और बीटा मेल्स। अल्फा नर और बीटा नर। एथोलॉजी में अल्फा और बीटा जानवरों के पद नामों से प्राप्त पुरुषों के लिए छठा वैज्ञानिक शब्द है। उनका उपयोग अन्य लिंगों के साथ भी किया जा सकता है, जैसे कि महिलाओं या उसके अतिरिक्त ग्रीक वर्णमाला के अन्य अक्षरों जैसे ओमेगा का भी उपयोग किया जा सकता है। मनुष्यों का वर्णन करने के लिए इन शब्दों के लोकप्रिय होने की वैज्ञानिक द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है। दोनों शब्दों का उपयोग अक्सर इंटरनेट मीम्स में किया गया है। बीटा शब्द का उपयोग मेनोस्फीयर के कुछ सदस्यों, विशेष रूप से इंसेल्स के बीच का एक अपमानजनक आत्म पहचानकर्ता के रूप में किया जाता है, जो यह नहीं मानते हैं कि वह मुखर या पारंपरिक रूप से मर्दाना है और महिलाओं के द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। इसका उपयोग उन अन्य पुरुषों का नकारात्मक वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जिन्हें मुखर नहीं माना जाता है, खासकर महिलाओं के मामले में। इंटरनेट संस्कृति में सिग्मा मेल शब्द का भी अक्सर उपयोग किया जाता है, जो 2021 में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन तब से यह मजाक और नकारात्मक शब्द के रूप में बदल गया है, जिसका उपयोग अक्सर इंसेल के साथ किया जाता है। 1990 के दशक से पहले इन शब्दों का उपयोग लगभग पूरी तरह से पशु नैतिकता में किया जाता था, विशेष रूप से मदाओं के साथ संभोग, विशेषाधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने की क्षमता और उनके झुंड या झुंड के भीतर भोजन की खपत के संदर्भ में पदानुक्रम के संबंध में। पशु नैतिकता में बीटा एक ऐसे जानवर को संदर्भित करता है जो सामाजिक पदानुक्रम में उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के अधीन है। इस प्रकार उसे खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और संभोग के लिए कम या नगण्य अवसर मिलते हैं। 1982 की चिंपैंजी पॉलिटिक्स, पावर एंड सेक्स अमंग एप्स नामक पुस्तक में प्राइमेटोलॉजिस्ट और एथोलॉजिस्ट फ्रांस डी ने सुझाव दिया कि चिंपैंजी कॉलोनी के बारे में उनकी टिप्पणियों से संभवतः मानव संबंधों पर लागू किया जा सकता है। शिकागो ट्रिब्यून सहित पुस्तक पर कुछ टिप्पणियों में मानव शक्ति पदानुक्रम के साथ इसकी समानता पर चर्चा की गई। 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ मीडिया आउटलेट ने मनुष्य को संदर्भित करने के लिए अल्फा शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से मर्दाना पुरुषों के लिए जो व्यवसाय में उत्कृष्ट थे। न्यूयॉर्क पत्रिका में लिखने वाले पत्रकार जेसी सिंगल इन शर्तों के बारे में लोकप्रिय जागरूक का श्रेय 1999 टाइम पत्रिका को लेख को देते हैं, जिसमें नाओमी उल्फ की राय का वर्णन किया गया था, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अल गोर के सलाहकार थे। उल्फ आंतरिक रूप से तर्क किया गया था कि गोर एक बीटा पुरुष है जिसे ओवल ऑफिस में अल्फा पुरुष से मुकाबला करने की जरूरत है, इससे पहले कि जनता उसे सिर्फ कुत्ते के रूप में देखे। सिंगल ने अल्फा पुरुष को एक महत्वाकांक्षी आदर्श के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए नील स्ट्रॉस की पिकअप कलात्मक पर 2005 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, उसका नाम द गेम, को भी श्रेय दिया गया था। प्रयोग की बात करें तो यह विचार कि अल्फा नर और बीटा नर वाले मनुष्यों के बीच एक प्रभुत्व पदानुक्रम है, कभी कभी मुख्य धारा के मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है। अल्फा पुरुष शब्द अक्सर किसी भी हावी होने वाले पुरुष के लिए प्रयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से धमकाने के लिए, इस तथ्य के बावजूद वर्चस्व वाले व्यवहार को शायद ही कभी किसी आदर्श डेट या रोमांटिक पार्टनर के सकारात्मक गुण के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के अल्फा पुरुषों की चाहत के प्रति कठोर होने के दावों को विशेषज्ञों द्वारा स्त्री द्वेषी और रूढ़िवादी माना जाता है। शोध द्वारा समर्थित नहीं, मानव संभोग व्यवहार का अध्ययन करने वाले विकासवादी मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मनुष्य सामाजिक पदानुक्रम पर चढ़ने के लिए दो अलग अलग रणनीतियां, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं। प्रतिष्ठा महिलाओं की तुलना में पुरुषों के आकर्षण को स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभुत्व करता है, संज्ञात्मक वैज्ञानिक स्कॉट बैरी कॉफमैन संरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर शोध से पता चलता है कि आदर्श पुरुष डेट या रोमांटिक पार्टनर के लिए वह जो है आक्रामक, मांग करने वाला, प्रभावशाली, शांत, शर्मिला एवं विनम्र होने के बीच दृढ़, आत्मविश्वासी, सहज और संवेदनशीलता है। दूसरे शब्दों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रभुत्वशाली व्यक्ति नहीं है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठित पुरुष जो दृढ़ता और दयालुता दोनों में उच्च है, उसे
अल्पकालिक मामलों और दीर्घकालिक संबंधों दोनों के बीच महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक माना जाता है। अल्फा पुरुषों के बारे में गलत धारणाएं मैनोस्फीयर के भीतर कम है, जो मर्दानगी, नारीवाद के मजबूत विरोध और स्त्री देश को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों, ब्लॉग और ऑनलाइन मंचों का एक संग्रह है, जिसमें पुरुषों के अधिकार आंदोलन, इंसेल्स, अनैच्छिक ब्रह्मचारी, मैन गोइंग जैसे आंदोलन शामिल है। देयर ऑन वे, पिकअप आर्टिस्ट और पिता के अधिकार समूह। बीटा शब्द का उपयोग अक्सर मैनोस्फीयर समुदायों के बीच उस पुरुषों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनका वे आसानी से फ़ायदा उठाते हैं या महिलाओं द्वारा उनकी अपेक्षा की जाती है। इसका उपयोग असंगत है। मीडिया अध्ययन विद्वान डेवी गिंग ने अल्फा, बीटा, ओमेगा और जेटा मर्दानगी के बारे में समुदायों के सिद्धांत को भ्रमित और विरोधाभासी बताया। बीटा का उपयोग कभी कभी उन पुरुषों के बीच आत्मपहचानकर्ता के रूप में भी किया जाता है जो आधिपत्यवादी पुरुष तक का प्रतीक नहीं है। इसे कभी कभी मैनोस्फीरियंस द्वारा उन पुरुषों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में भी उपयोग किया जाता है जो नारीवाद अब माने जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है वे श्वेत शूरवीर के रूप में कार्य करते हैं। कुछ मैनोस्फीयर समूह मैनोस्फीयर के अन्य समूहों के सदस्यों को बीटा के रूप में संदर्भित करते हैं। उदाहरण के लिए एमजी टॉ समुदाय के सदस्य कभी कभी इसका उपयोग पुरुष अधिकार अधिकर्ता या इंसल्स को संदर्भित करने के लिए करते हैं। पिकअप आर्टिस्ट पीयू समुदायों के सदस्य इसका उपयोग उन पुरुषों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो महिलाओं को आकर्षित नहीं कर सकते। मैनोस्फीयर समुदायों का द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान में नाइस गाय, कुक, शिप और सोया बॉय शामिल है। अल्फा और बीटा वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।